संघ लोक सेवा आयोग ने बीते सोमवार को सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम जारी होने के बाद से ही सैकड़ों युवाओं में उत्साह का माहौल है। जिन्होंने परीक्षा में सफलता पाई है, उनके घर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिणाम जारी होने के बाद से ही लगातार सफल उम्मीदवारों की सफलता की कहानी सामने आ रही है और ऐसी ही एक कहानी है गोरखपुर के अर्पित गुप्ता की, जिन्होंने इस परीक्षा में ऑल इंडिया 54वीं रैंक हासिल की है। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी। कहते हैं सफलता उम्र नहीं देखती और इसका साक्षात उदाहरण हमारे साथ अर्पित गुप्ता, जो कि मात्र 23 साल के हैं और इन्होंने यूपीएससी 2021 में 54वीं रैंक हासिल की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो कुछ घंटों पहले सिर्फ अर्पित गुप्ता थे, अब वो आईएएस अर्पित गुप्ता बन चुके हैं। क्या फीलिंग्स हैं, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? मेरे दिमाग में जब से मतलब मुझे ये न्यूज़ मिली, जब से मैंने अपना रिज़ल्ट देखा है, तब से बस कुछ चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं कि मैंने किन चीज़ों की वजह से ये शुरू किया था, क्या मैंने सोचा था करने का, और अब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। तो मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था अगले आधे एक घंटे तक। उसके बाद तो मतलब खैर सोचने का टाइम नहीं लगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ गए थे। लेकिन उस अगले आधे एक घंटे में मैंने सिर्फ ये सोचा है कि मैं क्या करने वाला हूँ अब लोगों के लिए, और मैंने जिस चीज़ के लिए एग्ज़ाम दिया है उसके थ्रू अब मेरी क्या प्लानिंग होने वाली है। क्योंकि मैं मतलब इस चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि कहीं ना कहीं एक प्लानिंग होनी चाहिए। जब तक एक आइडिया नहीं होता है, एक रफ प्लान नहीं होता है माइंड में, तब तक यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो वही रफ प्लानिंग चल रही थी सॉर्ट ऑफ, बट वो हो नहीं पाई है, सो आई विल नॉट बी एबल टू शेयर इट। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी कि आईएएस ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं सेलेक्ट किया आपने? इसके पीछे दो बेहद ज़रूरी कारण है। पहला ये कि आईएएस जो पोस्ट प्रोवाइड करती है, वो पोस्ट बहुत ही ज़्यादा निर्णायक साबित होती हैं लोगों के ज़िंदगी को, लोगों की जो दिनचर्या है उसमें कितना ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने एंड से, उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है आईएएस का। और ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ आईएएस चाहिए था, लेकिन आईएएस मेरी पहली प्रेफरेंस। दूसरा रीज़न इस वजह से थी क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के जॉब्स हैं, डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल्स हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग सेक्टर्स में जाऊँ, अलग अलग सेक्टर्स के इश्यूज़ को देखूँ और वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में सोचूं। क्योंकि मेरा हमेशा से ये अप्रोच रहा है कि मैं कुछ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मतलब मेरे को कोई इशू सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। तो आईएएस एक वो प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कराता है। मात्र 23 साल की उम्र है आपकी, क्या लगता है क्या चैलेंजेस आएंगे सामने? चैलेंजेस तो बहुत सारे आने वाले हैं क्योंकि इंडिया अभी भी एक बहुत ही मैच्योर्ड डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते हैं। अभी भी हम 70 ईयर्स में हमने काफ़ी कुछ 70-75 ईयर्स में गेन किया है, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें बहुत ही लीप फॉरवर्ड करना है, बहुत ही चीज़ें गेन करनी है। तो चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस काफ़ी कुछ मालूम भी हैं, काफ़ी कुछ नहीं भी मालूम है, लेकिन तैयार हैं उस चीज़ के लिए। आपने बातचीत के दौरान बताया कि आपका सेकंड अटेम्प्ट था ये। इस दौरान आपने कोविड का भी सामना किया था, कोविड की जर्नी भी आपके साथ रही थी। तो इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस आए थे आपके सामने? कोविड में क्या कभी डिमोरलाइज हुए कि किस तरह से पढ़ाई करें, क्या करें? जब कोविड का पहला वेव आया था तो मैं उस समय दिल्ली में था। तो मैं दिल्ली में फंस गया था एक्चुअली, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि कोविड का फर्स्ट वेव अब लॉकडाउन लगने वाला है। तो मैं उसके 1-1.5 महीने तक कुछ पढ़ नहीं पाया था, क्योंकि मैं ये सोचता था हर समय कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। और मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ाई से ज़्यादा ये सोचने लगा था कि क्या मैं एज अ सिटीजन क्या कर सकता हूँ अभी। क्योंकि मुझे लगता था कि अभी एग्ज़ाम क्लियर करना शायद 1-1.5 साल की बात है, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैं उन 1-1.5 महीने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने लग गया था। लेकिन फिर मैंने वापस से खुद को धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ वापस से लेके आया और वापस से पढ़ाई शुरू करी। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने अपना कोशिश की कि जितना ज़्यादा मेरा बैकलॉग्स हैं, जितने ज़्यादा मेरे, क्योंकि मैंने सितंबर 2019 में ही प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी, तो फिर मैंने वो कवर करने की कोशिश की और मैंने उस ब्रेक का काफ़ी सदुपयोग किया कुछ टाइम के बाद। आपने बताया कि जो बैकलॉग्स थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। क्या मैं जान सकती हूँ क्या कुछ बैकलॉग्स थे, क्या कुछ लगता था कि ये कमज़ोरी बन सकती है आगे, इसे मुझे ठीक करना चाहिए? बहुत ही काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, क्योंकि मेरा पहली बार तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने सितंबर 2019 से मार्च 2019 तक, एक्चुअली फरवरी 2020 तक मैंने कोशिश की थी प्रीलिम्स मेंस का पढ़ने की। प्रीलिम्स नहीं पढ़ा था, फिर मैंने मार्च 2020 से प्रीलिम्स का पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उस साल 31 मई 2020 को प्रीलिम्स था। बट फिर मेरे को लगा कि जैसे ही कोविड आया कि प्रीलिम्स तो शिफ्ट हो रहा है,
तो मेरे काफ़ी सारा सिलेबस मेंस का बचा हुआ था, जैसे कि पेपर 2 में गवर्नेंस पार्ट पूरा बचा हुआ था, पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एट्सेट्रा काफ़ी ज़्यादा पार्ट बचा हुआ था, पेपर 3 में पूरा ही पेपर 3 लगभग बचा हुआ था एक्सेप्ट इकोनॉमी पोर्शन। तो मुझे लगा कि इन सब चीज़ों को कवर करने का यही बेस्ट टाइम है। तो वो 2 महीने का जो मुझे टाइम मिला मार्च के बाद, मैंने मई से वापस पढ़ाई शुरू करी, और मई, जून और जुलाई के फर्स्ट वीक तक मेरे को जो टाइम मिला उस टाइम में मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की। तो वो 2 ढाई महीने जो हैं इस तरह से रहे मेरे लिए यूज़फुल। इतने प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्वालिफाई करने से भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है मुझे लगता है ये जर्नी को सफ़र करना। इस जर्नी में कभी डीमोरलाइज हुए, कभी लगा कि नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे? तो उस दौरान आपने क्या चीज़ें की जिससे आप मोटिवेटेड फील कर रहे थे? इस जर्नी में मेरा जो सबसे क्रिटिकल टाइम आया है प्रिपरेशन का, वो आया था जब मेरा पहला मेंस था 2020 का, और मुझे चिकन पॉक्स हो गया था मेंस के 20 दिन पहले। और क्योंकि मेरा पहला मेंस था और मुझे सिर्फ 70-75 दिन मिले थे प्रिपरेशन के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो पाएगा या शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जब 55 दिन हो चुके थे और 20 दिन बचे थे, तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया और मुझे घर आना पड़ा। तो उस समय मैं दिल्ली में रहता था, तो उस समय मैंने डिसाइड कर लिया था जब मैं घर आ रहा था कि अब मैं घर से ही पढ़ूंगा, चाहे इस मेंस में जो भी हो। तो मैं फिर चिकन पॉक्स के बाद वापस गया और मुझे जस्ट बाद निमोनिया हो गया जब मैं पेपर दे रहा था, तो मैं पेपर अच्छे से लिख नहीं पाया। तो 2020 के मेंस में मेरे 735 नंबर थे, 735, और 736 उस साल की जनरल की कट ऑफ थी। तो मैं उस साल 1 नंबर से क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे ये चीज़ 6 महीने बाद पता चली थी। तो जिस दिन ये रिज़ल्ट आया था और मेरा नाम या रोल नंबर उस दिन लिस्ट में नहीं था, उस दिन मुझे सिर्फ एक चीज़ खल रही थी कि वो 20 दिन शायद मैंने यूटिलाइज़ कर लिया होता तो रिज़ल्ट कुछ और होता। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि ये जर्नी जो है वो इतनी आसान नहीं है। लाइफ के हर तरह के इवेंट्स जो हैं आएंगे और इन सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है। तो ये मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग रही है फर्स्ट अटेम्प्ट की या फर्स्ट मेंस की। उसके बाद जब सेकंड अटेम्प्ट आया तो मुझे जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, मतलब मैंने बहुत ही हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लिए हैं। मतलब इस बार सेकंड अटेम्प्ट में भी जब मेंस था, तो मेंस के 15 दिन पहले मेरे एक कज़िन की डेथ हो गई। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बहुत वीक पड़ गया, लेकिन मुझे बस एक ही चीज़ याद आ रही थी कि ये चीज़ मेरे साथ 1 साल पहले हो चुकी है, और अगर यही गलती मैं दोबारा दोहराता हूँ तो रिज़ल्ट अलग नहीं हो सकता है। मैंने अपने आप को 2-3 दिन टाइम दिया, खुद को खड़ा करने की कोशिश की, खुद से बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, और वापस से पढ़ाई के लिए बैठा। तो मुझे लगता है कि ये जो लर्निंग्स हैं जो इस जर्नी के थ्रू मिलती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है जर्नी के थ्रू ही, वरना आप साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि दिस एग्जाम इज़ अबाउट मिनिमाइजिंग योर मिस्टेक्स। Everyone has his or her own drawbacks. You have to minimize it. The one who will minimize it will succeed. और जो जितनी जल्दी minimize कर लेगा उतने कम एज में सक्सीड कर लेगा। मात्र 23 साल की उम्र में आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। आप एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं उन लोगों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए? मेरे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हैं कैंडिडेट्स के लिए जो प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि इस प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहना है। आपको पढ़ना है डेली 8 घंटे ही, आपको डेली 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे या फिर 5 घंटे नहीं पढ़ना है। आपको एक 8 घंटे, 10 घंटे, आपको जो भी सूटेबल लगता है। मतलब मेरा वो 8 से 8.5 घंटे था, कुछ लोगों का वो 10 घंटे भी होता है। तो आपको उतना पढ़ना है और डेली पढ़ना है। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि इस एग्ज़ाम का की क्या है या सीक्रेट क्या है, तो वो एक वर्ड है, वो है कंसिस्टेंसी। From the day you start the preparation to the day you end it, you have to sit for 8.5 hours daily at any cost. That is what makes an IAS at certain age. And again, कुछ और चीज़ें हैं जो कि एस्पिरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कोचिंग्स का मटीरियल है, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। तो भ्रमित हो जाते हैं बच्चे कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो यार बेस्ट चीज़ है, बुक्स उठाओ, बुक से पढ़ो, और जो टेस्ट सीरीज एक अच्छी लगती है उसको उठा लो। सिंपल है। मतलब डोंट गो फॉर न्यूमरस टेस्ट सीरीज, डोंट गो फॉर लाइक मेकिंग अ लाइब्रेरी ऑफ द बुक्स। ठीक है, यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट हैविंग लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, दैट इज़ फॉर लॉयर्स। ठीक है, दैट इज़ फॉर लॉयर्स और पीपल हु आर इन कोर्ट। आपके लिए ये है कि आपको चीज़ें जुबान पे होनी चाहिए, और जुबान पे कम चीज़ें रह सकती हैं, तो पढ़ना भी कम है। लेकिन जो पढ़ना है वो ऐसे पढ़ना है कि जुबान पे रहना चाहिए। जैसे मेरे नोट्स हैं, मुझे अभी भी जुबान पे हैं, जबकि मैंने उनको शायद 7-8 महीने से नहीं रिवाइज़ किया है। सिमिलरली ये 2 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस जर्नी में
फैमिली का सपोर्ट किस तरह से रहा? कौन से फैमिली मेंबर एक था जिसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया? जब भी आप डिमोरलाइज़ हुए उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया? मुझे लगता है कि इस जर्नी में जो सबसे की रोल एक इंसान प्ले करता है वो मेरे मम्मी पापा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कंसिस्टेंटली मतलब मेरे हेल्प करी है, कभी भी डिमोरलाइज नहीं होने दिया है। जब मेरा पहली बार मेंस नहीं निकला था तब भी कभी किसी ने मुझे ये चीज़ नहीं बोली कि तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकला। इनफैक्ट सबने ये बोला कि कहीं ना कहीं तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई है जिसका ये रिजल्ट है, तो तुम्हें ये चीज़ सुधारनी है कि तुम्हें तबीयत नहीं ख़राब करनी है। तो एक अप्रोच जो रहता है पेरेंट्स का वो कभी कभी नेगेटिव हो जाता है कुछ कुछ पेरेंट्स का। तो मैं ये कहूँगा एक पेरेंट्स का जो पॉजिटिव अप्रोच है वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। इस जर्नी के दौरान आज तो रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट से पहले आप कितने श्योर थे कि रिजल्ट क्या आने वाला है? अह, अगर मैं सच कहूँ अंदर से तो आई वॉज अ बिट श्योर ऑफ गेटिंग अंडर 70 रैंक, बिकॉज दैट वुड मतलब 72 सीट्स आर देयर ऑफ IAS फॉर ओपन कैटेगरी। तो मुझे ये था कि 72 के अंदर जो है रैंक आ सकती है मेरी। आई वॉज से 25% श्योर, बट लिस्ट में नेम आएगा इसका मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब होप था, यू कैन से 90%, बिकॉज क्योंकि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था और मुझे ये चीज़ वहीं पे पता चल गई थी कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है। और मेरा ऑप्शनल भी ठीक ठाक सा गया था, मतलब एबव एवरेज गया था बाकी लोगों से। तो मुझे ये पता था कि ये दो चीज़ें मुझे लिस्ट में लाने के लिए काफ़ी हैं। बाकी मुझे GS के मार्क्स अभी भी नहीं पता है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि कैसे मार्क्स आए हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकता है ना आए हो। लेकिन ओवरऑल यही है कि मेरा जो फोकस था इन दो चीज़ों पे था, और ये दो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रही थी कि मेरा लिस्ट में नाम आ जाएगा। एक माँ का सपना हमेशा होता है कि उसका बच्चा उसका नाम रोशन करे। आज क्या महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ मैं। बच्चा आज किया है तो महसूस तो खुशी कर ही रही हूँ। आज बच्चा किया है तभी तो इतने लोग मेरे वहाँ आ रहे हैं मेरे पास मिलने। मैं तो अकेली रहती थी। जब कुछ होता है बच्चे करते हैं या कुछ तभी सब लोग आते हैं, तभी सब कोई कुछ कर सकता है। आज बच्चा किया है तभी इतने लोग आए हैं, आज आप आई हैं। सब लोग कर रहे हैं इसीलिए ना सब लोग आ गए। नहीं इतने दिन के बाद मैम भी आ गई मेरे वहाँ। न मैं भी अभी देखी ही नहीं थी, मकान ही नहीं देखी थी भाई। हम लोग रास्ते में ही मिल लेते थे आते जाते, स्कूल में मिलते थे और कभी मिले नहीं थे। बस यही है। आपने जैसा बताया आप इतनी मेहनत करती थी बच्चे के लिए, आज मेहनत सफल हो गई। शायद बच्चा छोटा था ना, तो छोटा था तो स्कूल दूर पड़ता था। नॉल्स पहले रोड पे था तो बहुत गली पड़ते थे, मेन रोड से जाने को पड़ता था या अंदर से लेके जाती, इसीलिए बच्चा छोटा था। उनके पापा नौकरी सर्विस करते थे तो घर पे मैं थी तो मेरी जिम्मेदारी थी ना बच्चे को ले जाना लाना। बच्चियाँ जो बड़ी दीदी लोग बड़ी थी वो लोग भी अपने स्कूल चली जाती थी, तो फिर बच्चे को कौन ले जाए। तो मैं घर पे अकेले क्या करती थी, जाती बच्चे को ले जाती लाती, फिर मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा करना था ना। जब बच्चा बड़ा हो गया 50 में चला गया, फिर उसके बाद वो अपने आप आने जाने लगा। जब तक छोटा था मेरी जिम्मेदारी थी जाए तो फिर स्कूल के टाइम में जाना, तब फीस डे में या किसी पेरेंट मीटिंग में तब जाती। तो छोटा था तो लेके जाती आती थी। अभी तक जिसे अर्पित कहती थी अब वो IAS अर्पित बन चुका है। अरे तो मेरे लिए तो हर अर्पित ही रहेगा। माँ बाप के लिए लड़का तो लड़का ही रहेगा ना, वो तो कुछ भी हो। भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी आप? अरे भगवान है जो आगे के लिए क्या करे वही करेंगे। आज उन्हीं की कृपा है, भगवान की ही, वही लोग सब लोग उसको सब बुद्धि दिए कि आज इस जगह पर पहुँचा है। मैंने तो प्रयास किया ना, उनका भी साथ उत्तम न हुआ, उन्होंने मेहनत किया। अब आज भी आगे भी भगवान जो करेंगे होगा। जब रिजल्ट आया कि अर्पित अब IAS अर्पित बन चुका है, क्या कुछ महसूस किया था? कितनी खुशी हो रही थी उस वक्त? अरे खुशी का क्या बताए कोई, खुशी में तो आंसू आते हैं। क्या किस तरह क्या सिचुएशन हुई थी उस वक्त? जाते खुशी में तो आंसू आते ही थोड़ा, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा तो उसको संभालना पड़ता ही है भाई। सब लोग आने जाने लगे, थोड़ा खुशी और बढ़ गई। एक IAS का पिता होने पर आज कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप? कोई बहुत ज़्यादा गर्व तो नहीं, बस नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इतनी उपलब्धि है तो ठीक है, सामान्य चीज़ है, गौरवान्वित हूँ ज़रूर। इस जर्नी के दौरान कितना सपोर्ट रहा आपका अर्पित के साथ? तो मेरा तो सब कुछ सपोर्ट रहा, पूरा मैंने अपनी लाइफ समर्पित कर दिया इनके साथ। जो भी मेरा कमाई धमाई जो कुछ भी थी वो लास्ट आवर तक मैंने इनको सपोर्ट किया, और फाइनेंशियली ऐड मैंने किया बाकी, और मेरे पास तो और कुछ है नहीं भाई। बाकी काम तो इनको करना था, मैंने आर्थिक रूप से जो भी सपोर्ट करना था, स्ट्रांग पोजीशन थी, मैंने किया।
फिर भी एक इमोशनल सपोर्ट पिता का बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। देखिए, इमोशनल सपोर्ट नहीं, हर सपोर्ट मैंने उनको दिया, इमोशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, जो भी मुझसे सपोर्ट इन्होंने मांगा मैंने उस सपोर्ट में कभी कभी कमी नहीं किया। आज जब रिजल्ट आया तो क्या कुछ महसूस किया आपने? अच्छा महसूस किया मैंने। हाँ, फ्यूचर के लिए क्या गुड विशेस देना चाहेंगे आप? अब यही हम कहेंगे कि भाई जिस पद पे ये जा रहे हैं, भारतवर्ष की एक प्रतिष्ठित पद पे ये जा रहे हैं, तो वहाँ पर इनको आम जनता या गरीबों के लिए कुछ कर सकें। और दूसरी चीज़, ईमानदारी के साथ, क्योंकि आज सबसे बड़ा अभाव अगर समाज में है तो हर तरफ ईमानदारी का है, और सादगी और ईमानदारी से अगर ये रहेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मूल मंत्र है, अगर ये इस चीज़ को रखेंगे अपने साथ, हमेशा ध्येय बनाए रखेंगे, तो अच्छे ढंग से निभ जाएगा सब कुछ, वरना अगर कमज़ोर कहीं पड़ेंगे तो दिक्कत आने की संभावना रहती है। रविकिशन जी, अर्पित के साथ साथ आपको भी ढेरों शुभकामनाएं कि आपके जिले के एक ऐसे छात्र ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। कितनी खुशी है आपको? देखिए, बहुत अच्छी है। अर्पित बाबू ने जो एक सडनली सम्मान हम लोगों को मिला, आज एग्जाम्पल साबित हो रहे हैं कि इन्होंने एक अच्छी बात अभी अर्पित ने कही कि 7-8 घंटे रोज़ पढ़ना, और ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं बड़ा एक सांसद के रूप में बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ, और अर्पित की वजह से समस्त गोरखपुर, अगल बगल के ज़िले में बड़ी अच्छी एक इन्होंने बड़ा मैसेज दिया। जो भी ईमानदारी से चलता है, आज ईमानदारी से यहाँ पहुँचें, और ये एक बहुत अच्छी सीख है वो सारे निम्न परिवार, गरीब परिवार के बच्चों की या साधारण परिवार के बच्चों की, कि आप लोग पढ़ाई से भी दुनिया जीत सकते हो, और पढ़ाई से ही दुनिया जीती जा सकती है, ज्ञान से ही दुनिया जीती जा सकती है। ये बहुत बड़ा संदेश है। बचपन की कोई एक ऐसी आदत अर्पित की जो आपको हमेशा याद रहती हो? ऐसी तो कोई बात है नहीं, मतलब लेकिन शुरू से पढ़ाई में इसका बहुत ज़्यादा वो रहता, पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा वो करता था कि मतलब हमको पढ़ना है पढ़ना है। लड़ाई झगड़ा तो कभी हम लोग से करता नहीं था, क्योंकि बहुत छोटा था हम लोगों से। अच्छा, आप दोनों से ही छोटा है? हाँ, दोनों से ही छोटे हैं। मेरे भी अर्पित की कोई एक ऐसी बात जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? हम लोगों से तो खैर कभी किया नहीं, क्योंकि हम लोग की मतलब शादी ये छोटे थे तभी हो गई थी। आप सबसे छोटी हैं, सबसे ज़्यादा समय आपके साथ बीता है, क्या कुछ यादें हैं अर्पित के साथ आपकी? हम लोग भाई बहन से ज़्यादा हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और बहुत मस्तियाँ किया है हमने और सब कुछ शेयर भी होता था। कोई एक ऐसी आदत जो आपको अर्पित की बहुत ज़्यादा पसंद हो? हाँ, इसके में बहुत अच्छी आदत है कि ये लोग ही बहुत रिस्पेक्ट करता है, सबसे बहुत अच्छे से प्यार से मिलता है और सबकी रिस्पेक्ट करता है ये। अब अच्छी आदत है तो बुरी भी ज़रूर कोई ना कोई होगी। बुरी आदत तो वैसे बहुत सारी होंगी पर जैसे नहीं, ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है, बहुत अच्छा है। हाँ, बचपन की कोई यादें जो आपको बहुत ज़्यादा याद रहती हो हमेशा? हाँ, हम लोग की एक स्टोरी है हम लोग की एक स्टोरी है कि दी की शादी में हम लोग गायब हो गए थे घूमने के लिए। मैं ये और भैया साथ में हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे एक मिल है, बिना किसी को बताए घर में हम लोग घूमने निकल गए थे, और उधर का एरिया थोड़ा सा ख़राब माना जाता है। उसके बाद फिर वहाँ से जब घर आए तो हम लोग को बहुत डांट पड़ी थी, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया था वहाँ पे, बहुत मस्ती की है। फ्यूचर के लिए क्या कुछ विश देना चाहेंगी आप? बस ऐसे ही हमेशा अच्छा काम करता रहे, खुश रहे हमेशा। क्या एक्सपेक्टेशन थी एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आने वाला था, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? हम लोग को तो कंफर्म था कि इसका होना ही है, क्यों लगता था ऐसा कि होना ही है? क्योंकि हम लोग को पता है कि वो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा है और वो कर लेगा। मेरी फैमिली में सबको उस पर पूरा बिलीव था कि वो कर लेगा। एक बहनों से आज तारीफ सुन के कैसा लग रहा है? काइंड ऑफ हैप्पी अच्छा फील हो रहा है काफ़ी।
मतलब जनरली ऐसा सुनने को नहीं मिलता है ना। कितनी खुशी और कितना फक्र महसूस कर रही हैं आज अपने पढ़ाए हुए छात्र को आईएएस बनते हुए देख? Ma'am, I am overwhelmed. I can't say how much I am pleased today. I can't say through my words. Too much pleased. क्या लगता था जब पढ़ा रही थी आप जिस दौरान, लगता था कि इतनी काबिलियत है इस बच्चे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. From starting, he is a good listener, not a good speaker. Always looking a thoughtful student. Each and everything, listen carefully, and never disturbed in the class. And I want to say that his mother, all the response goes to his mother. Because from starting NS2 8th class, she always used to go with her child. अपने बच्चे को वो लेकर जाती थी, स्कूल छोड़ती थी और ले करके आती थी। हम लोग कभी कहते भी थे कि अर्पित तो बड़ा हो गया मैम, तो कहती थी नहीं मैम, कहीं बच्चा है, मैं टाइम से आती हूँ, लेकर आ जाती हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। उनकी मम्मी जो है हमेशा लेकर आ जाती थी, लेकर के स्कूल से आती थी अपने साथ। फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगी आप अपने स्टूडेंट को? गो अहेड बियॉन्ड स्काई।